नमस्कार। आप जानते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम डेवलपमेंटल इश्यूज़ पर चर्चा करते हैं और इसी सिलसिले में आज हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा किया गया एक रीसेंट अनाउंसमेंट है जिस पर चर्चा कर रहे हैं। और उस अनाउंसमेंट में ये कहा गया है कि अब एनवायरनमेंट क्लीयरेंस यानी पर्यावरण मंजूरी के समय प्रोजेक्ट प्रपोनेंट से यानी ऐसे लोग जिन्होंने कि किसी प्रोजेक्ट को प्रस्तावित किया है, उनसे लैंड एक्विजिशन या लैंड की ओनरशिप के डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे। ये कौन सी परियोजना है जिनमें कि ये डॉक्यूमेंट नहीं मांगे जाएंगे? ये है माइनिंग, मिनरल स्लरी पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, ये ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, ये ऑयल और गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है और हाईवे प्रोजेक्ट है। ये वो प्रोजेक्ट है जिसमें अब से एनवायरनमेंट क्लियरेंस देते समय लैंड रिकॉर्ड नहीं मांगे जाएंगे, मतलब इसके बिना ही एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। हम सब जानते हैं कि ये जो परियोजना है इसमें काफ़ी ज़मीनों की आवश्यकता होती है, मतलब वो 100 एकड़ 200 एकड़ और इससे भी ज़्यादा ज़मीनों की रिक्वायरमेंट होती है। हाईवे प्रोजेक्ट, पाइपलाइन प्रोजेक्ट मतलब किलोमीटर्स में ज़मीन की जरूरत होती है। और भूमि अधिग्रहण, ज़मीनों को खरीदना, ये बहुत मुश्किल काम है और इसकी वजह से ही यदि शुरुआत में ये कंडीशन डाल दी जाए तो प्रोजेक्ट में डिले होता है और वो प्रोजेक्ट समय पे पूरे नहीं होते हैं। और इससे जो कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंटल जो कॉन्सेप्ट है, उसी की हानि होती है, वही आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ ये बात जानना भी ज़रूरी है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस क्यों आवश्यक है? क्या वजह है कि इन प्रोजेक्ट्स को एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना पड़ता है? तो किसी भी प्रोजेक्ट हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, किसी भी शेप का हो, उसको एनवायरनमेंट क्लियरेंस लेना ही पड़ता है। यदि वो बिना एनवायरनमेंट क्लियरेंस के कोई परियोजना शुरू करता है, कोई प्रोजेक्ट प्रपोनेंट, तो वो दंडनीय अपराध है। पर्यावरण की मंजूरी के लिए एनवायरमेंटल स्टडीज़ की ज़रूरत होती है और वो इसलिए ज़रूरत होती है ताकि जो प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया है उसकी वजह से संभावित नुकसान का अनुमान लगाया जा सके और यदि कोई नुकसान हो रहा है तो उसे दूर करने के क्या उपाय हैं उन पर भी चर्चा हो सके और उनको भी समझा जा सके और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके उसके बारे में भी डिस्कशन हो। तो इसीलिए ये जो अप्रूवल है, ये अप्रूवल मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट की एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी देती है। राज्य सरकारों की भी एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी है, वहाँ से भी मिलता है। ये प्रोजेक्ट की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। अभी तक क्या हो रहा था कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस ग्रांट करते समय ये देखा जा रहा था कि लैंड एक्वायर किया है कि नहीं, बाकी सारी शर्तें आप पूरी करते हैं, प्रोजेक्ट पर्यावरण के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है, जो रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी की गई है, लेकिन भूमि अधिकृत नहीं की गई है, भूमि का स्वामित्व नहीं है, तो फिर एनवायरनमेंट क्लियरेंस नहीं मिलता, जबकि सारी कंडीशंस फेवरेबल है। और यदि मिलता भी था तो उसी हिस्से के लिए मिलता था जिस हिस्से को की भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया। उदाहरण के लिए, यदि एक माइनिंग प्रोजेक्ट में 100 एकड़ ज़मीन की आवश्यकता है और यदि प्रोजेक्ट प्रपोनेंट ने 10 एकड़ ज़मीन ली है, तो 10 एकड़ ज़मीन के लिए ही माइनिंग लीज ग्रांट की जाएगी, भले ही वो स्कैटर्ड हो या एक साथ हो, लेकिन आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस 10 एकड़ के लिए ही मिलेगी। तो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता था, क्योंकि ये जो आंशिक अनुमति है, प्रोजेक्ट प्रपोनेंट को प्रोजेक्ट पूरे प्रोजेक्ट पे लगाना है, पूरी ज़मीन के ऊपर लगाना है, तो उसको इससे कोई लाभ होता नहीं था। नुकसान क्या है? प्रोजेक्ट को इस तरह की परमिशन मिलने से, इस तरह के डिले होने से, लैंड रिकॉर्ड नहीं होने और स्वामित्व नहीं होने से, ज़मीनों का स्वामित्व नहीं होने से जो नुकसान होते थे कि एक तो प्रोजेक्ट में लंबा समय लगता है, ज़मीनों को लेना आसान काम नहीं है, जैसा पहले बताया 5 साल लग जाते हैं, कई बार 6 से 7 साल भी लग जाते हैं ज़मीनों को लेने में और कई बार नहीं भी मिलती हैं, कहीं-कहीं वो बहुत ज़्यादा अपोज़िशन होता है, क्योंकि जो लोकल स्टेक होल्डर होते हैं वो परियोजना से हमेशा ये सोचते हैं कि शायद उनका नुकसान हो जाएगा और उन्हें अपनी जगहों से हटना पड़ेगा, ऐसा माना जाता है, ऐसा हो कहीं-कहीं होता है, कहीं-कहीं नहीं भी होता है।
तो इससे प्रोजेक्ट को बहुत समय का नुकसान होता है और चूँकि समय ज़्यादा लग रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट है, उनकी जो रुचि है प्रोजेक्ट को लगाने में, वो रुचि खत्म हो जाती है। या तो वो प्रोजेक्ट को पूरा बंद कर देते हैं या किसी और जगह पे प्रोजेक्ट लगाने के बारे में ध्यान देने लगते हैं, जहाँ पर आसानी से उन्हें ज़मीनें मिल जाएँ। तो इससे सीधी-सीधी बात है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ प्रभावित होती हैं। विकसित होने के लिए हमें एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और विकसित होने के लिए हमें डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट चाहिए। राज्य को जो राजस्व मिलने की संभावनाएँ हैं, वे खत्म होती हैं। फिर रोज़गार की जो संभावनाएँ हैं, वे खत्म होती हैं और ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं, ये एग्रीकल्चर लैंड पे होते हैं, कृषि भूमि पर होते हैं। तो अ, ये देखा गया है कि प्रोजेक्ट के शुरू में जो ज़मीनें ली जाती हैं, उनकी दर कम होती तो मार्केट रेट पर ही है, लेकिन आज जो ज़मीन ली जा रही है और 5 साल बाद यदि ज़मीन ली जाएगी, दोनों की जो लैंड की जो प्राइस है, उसमें 1.5 से 2 गुने का अंतर होता है। तो जो किसान पहले ज़मीन दे चुके होते हैं, उनके अंदर एक रिग्रेट या जोश की भावना होती है, तो वो भी प्रोजेक्ट के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में तकलीफ़ पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। उसकी वजह से भी जो प्रोजेक्ट है, उसमें नुकसान होता है, उसकी जो गति होती है, वो बाधित होती है। कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट में तो ऐसा होता है कि फेज़ मैनर में काम कर सकते हैं, कुछ हाईवे प्रोजेक्ट भी ऐसे होते हैं कि 200-300 किलोमीटर का है, तो जितने में भी परमिशन मिल जाए फेज़ मैनर में, उतने में काम करना उनके लिए आसान होता है। तो चूँकि जब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ दिख रही होती हैं, तो दूर-दूर से भी जो किसान होते हैं, उनको देखते हैं कि हमारे जो साथी हैं, उन्हें लाभ हो रहा है, तो वो भी फिर आगे आते हैं। इसी तरह माइनिंग प्रोजेक्ट 50-50 साल के लिए ग्रांट होते हैं। तो वो ज़मीन क्यों लेना है जिसमें 50वें साल में माइनिंग की जाएगी, तो फेज़ मैनर में भी काम चलाया जा सकता है। तो इस तरह से जो एमओएफसी है, उसने तथ्य को देखा, समझा और इसीलिए मिनिस्ट्री ने इस कंडीशन को हटा दिया। वो कंडीशन क्या थी? एक बार फिर से बता देता हूँ कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए अब लैंड रिकॉर्ड या जो दस्तावेज़ हैं, उनकी ज़रूरत नहीं है। भूमि का जो स्वामित्व है, वो भी अभी इस लेवल पे नहीं देखा जाएगा, वो बाद में देखा जाएगा, वो अभी आपको बताएँगे। तो इसीलिए एक अच्छा कदम है। फिर इन नियमों के बदलाव से लाभ कैसे होगा? अभी ये भी होता है कि नियम तो बदल दिए, लेकिन क्या उससे वास्तव में लाभ होगा? तो उस पर भी चर्चा करना ज़रूरी है। अभी तो हमने ये चर्चा की कि नुकसान कैसे हो रहा है। पर्यावरण मंजूरी के समय लैंड रिकॉर्ड नहीं देंगे, तो एक तो समय में कमी होगी क्योंकि अ, आमतौर पर जो बेसलाइन स्टडीज़ करने में और जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस में करीब-करीब 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है। ये अभी मैक्सिमम टाइम है, इतना लगता है स्टडीज़ होने में। तो 1 से 1.5 साल में आपको अनुमतियाँ मिल जाएँगी अभी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो प्रोजेक्ट का समय बचेगा, प्रोजेक्ट में लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा क्योंकि जो प्रोजेक्ट जल्दी आ रहे हैं उसमें नेचुरली लोगों का जो लोग एनकरेज होते हैं। दूसरा है कि प्रोजेक्ट से जुड़ी जो दूसरी अनुमतियाँ हैं, उनमें भी पर्यावरण की अनुमति माँगते हैं। कभी वो फैक्ट्री लाइसेंस हो सकता है, कभी वो वाटर की परमिशन हो सकती है और भी इसी तरह की बहुत सी परमिशन की ज़रूरत होती है, जो कि जब एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल गया है, तो प्रोजेक्ट को परमिशन लेने में आसानी होती है और सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है कि प्रोजेक्ट की फंडिंग की, वो समस्या भी खत्म हो जाती है क्योंकि जो फंडिंग एजेंसीज़ हैं, वो लार्ज प्रोजेक्ट्स में उन प्रोजेक्ट में ख़ास तौर से जिसमें कि एनवायरनमेंट की परमिशंस नहीं मिली हुई हैं, जो एनवायरनमेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं हो चुका है, उनको वो रिस्की इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो रिस्की इन्वेस्टमेंट में वो पैसा नहीं लगाना चाहते, तो पर्यावरण से जुड़ी हुई जो परमिशंस हैं, वो मिल जाने के बाद में इन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से फंड लेना आसान हो जाता है। तो फंड लेना आसान हो गया मतलब प्रोजेक्ट अब गति पकड़ लेता है। फिर
जो बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनको भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और ये बाकी स्टेक होल्डर कौन होते हैं? एक तो जो प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट है, वही होता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस होता है कि अब ये प्रोजेक्ट मेरा आ जाएगा और हर प्रोजेक्ट से प्रॉफिट जुड़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए उसको लगता है कि अब उसके जो रिटर्न्स हैं वो जल्दी आएँगे। गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर होती है, तो गवर्नमेंट को भी लगता है कि उसको अभी रेवेन्यू जनरेशन जल्दी होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और दूसरे इन्वेस्टर भी आना पसंद करेंगे, क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि किसी राज्य में प्रोजेक्ट समय पे आ रहे हैं, तो उनके लिए वो प्रेफर्ड डेस्टिनेशन हो जाती है। बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, तो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको ये लगता है कि उनका रिटर्न सेफ है, तो इसमें सभी का फ़ायदा होता है। समय पे प्रोजेक्ट पूरा हो, तो प्रोजेक्ट की जो लागत है, उसमें जो वृद्धि हो रही है, वो नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि आपको जो दूसरे जो फंड्स हैं, दूसरी जगह से जो फंड्स हैं, उनको ट्रांसफ़र नहीं करना पड़ता है, तो फंड्स का प्रॉपर यूटिलाइज़ेशन होता है, चाहे वो प्राइवेट फंडिंग हो या गवर्नमेंट की साइड से फंडिंग हो। दोनों में आपको ये लागत के ऊपर जो एडिशनल खर्चे होते हैं, वो बच जाते हैं। ये तो लाभ और हानि की बात हो गई। तो क्या जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो नहीं देखे जाएँगे? नहीं, ऐसा नहीं है। लैंड रिकॉर्ड देखे जाएँगे, बस उनको देखने का समय बदल गया है। अभी प्रोजेक्ट के कॉन्सेप्चुअल स्टेज पर ही पर्यावरण की स्वीकृति के समय देख लिए जाते थे, अभी उनको आगे खिसका दिया गया है। प्रोजेक्ट को पर्यावरण की अनुमति मिलने से और प्रोजेक्ट को वास्तव में चालू होने के बीच में 2 प्रक्रियाएँ और होती हैं। वो होती हैं कंसेंट टू एस्टेब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट। जब आपको एनवायरनमेंट क्लियरेंस मिल जाता है, तो प्रोजेक्ट को लगाने के लिए स्टेट का जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, वो आपको कंसेंट टू एस्टेब्लिश देता है, जिसमें कि वो देखता है कि जो एनवायरनमेंट क्लियरेंस के समय जो कंडीशंस लगाई गई हैं, इसके अलावा कुछ और कंडीशंस को देखते हुए प्रोजेक्ट अपोनेंट को प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति देता है, एस्टेब्लिशमेंट की अनुमति देता है। तो अब एस्टेब्लिशमेंट के समय में क्या करना है? आपको ज़मीन लेना है, आपको पानी की परमिशन लेना है, आपको और भी जो क्लियरेंस है, जैसे माइनिंग में एक्सप्लोसिव की परमिशन लेना है, कहीं ड्रेनेज बनाना है, किसी जगह पे एसटीपी लगाना है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेबर क्वार्टर्स बनाना है, एम्प्लॉइज़ के लिए भी जो फैसिलिटीज़ होती हैं, सीएसआर की एक्टिविटीज़ होती हैं, अफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सब काम करना है। तो ये सब करने के लिए आपको वो कंसेंट टू एस्टेब्लिश की परमिशन दे देता है। अब प्रोजेक्ट लग गया है, सारी परमिशंस भी आ गई हैं, अभी तक लैंड रिकॉर्ड नहीं दिखाए गए हैं। इस समय तक लैंड ज़मीनों की पूरी परचेज़ हो जाती है, प्रोजेक्ट प्रॉपर शेप में आ जाता है। अभी आपको कंसेंट टू ऑपरेट लेना होता है, मतलब अब परियोजना को चलाना है। तो परियोजना को चलाने के लिए फिर से पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर देखा जाता है कि जो जो शर्तें लगाई गई थी एनवायरनमेंट क्लियरेंस के समय और सीएफई के समय कंसेंट टू एस्टेब्लिश के समय, कंसेंट फॉर एस्टेब्लिश के समय लगाई गई थी, क्या वो पूरी हो रही है? तो यहाँ पर देखा जाता है, क्या ज़मीन जो आपने ली है, जिस पर जो प्रोजेक्ट लगा है, क्या उसकी ओनरशिप आपके पास में है? ऐसा तो नहीं कि जो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट ने एनवायरमेंटल जो ईआईए और ईएमपी रिपोर्ट है, उसमें जो प्रॉमिसेस किए थे, रीसेटलमेंट के और रिहैबिलिटेशन के, वो पूरे हो गए हैं? क्या उनको यदि वादा किया गया था रोज़गार का, वो दे दिया गया है? ज़मीन के जो डॉक्यूमेंट है, उनका सारा पेमेंट हो चुका है? ज़मीनों का म्यूटेशन हो चुका है? ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी जाती हैं। यदि ये नहीं है, तो आपको ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिलेगी। तो इसीलिए जब इस स्टेज पे जबकि प्रोजेक्ट लग लग चुका है, पूरा जो इन्वॉल्वमेंट है, पूरा जो रिस्क है, वो प्रोजेक्ट प्रपोनेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और इसीलिए कोई भी परियोजना में कोई भी प्रोजेक्ट प्रपोनेंट ये नहीं चाहेगा कि उसका जो उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क पर आ जाए। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस है। तो इसीलिए प्रोजेक्ट को सही समय पे ख़त्म करने के लिए ये बहुत आवश्यक है, किसी जगह पे चेक बैलेंस किया जाए। एनवायरनमेंट क्लियरेंस के समय इसको हटाने से क्या फ़ायदा हुआ? इस कंडीशन को हटाने से लाभ ये हुआ, प्रोजेक्ट
को लगने वाले समय में कमी आ गई और प्रोजेक्ट प्रपोनेंट ने जब प्रोजेक्ट लगा लिया उस समय उसने लैंड रिकॉर्ड भी अपडेट कर लिया। तो इसीलिए ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के लिए और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को गति देने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका तो हमेशा स्वागत होना चाहिए। हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो और हमको इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट भी करना है, तो उसके लिए ये कदम बहुत एक स्वागत के योग्य कदम है और इससे राज्य सरकारों को भी फ़ायदा होगा, रोज़गार की भी जो संभावना है वो बढ़ेंगी। तो ये एक मिनिस्ट्री ने एक अच्छा स्टेप लिया है और यदि इस जानकारी से आपको लाभ हुआ है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। इस प्लेटफ़ॉर्म पर हम आपको जैसा मैंने पहले भी बोला कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ के बारे में चर्चा करते हैं और आपको इन इश्यूज़ के जो डीपर एस्पेक्ट्स हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।